हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से बनाया गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक लॉन्ग स्ट्रगल थी एंड वो स्ट्रगल क्या थी, कैसे ये लोग फ्री हुए, कैसे ये लोग इंडिपेंडेंट हुए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसका बहुत ज़्यादा ही जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें थी, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. सो ये किसी के शब्द हैं। किसी ने क्या बोला है? आई हैव फॉट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। मैंने ब्लैक एंड वाइट दोनों की ही जो डोमिनेशन है, यानी कि जो उनका दबाव था, मैंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons can live together in harmony with the equal opportunities. और उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को चेरिश किया है, यानी कि मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनाया है एंड बहुत बार मैंने इसको याद किया है कि डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, जिसमें कि लोग जो हैं वो हार्मनी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रहे, यानी कि भाईचारे के साथ रहे एंड जॉब करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जुडिशरी की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी की सारी इक्वली सबको मिले। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, बट इफ नीड्स टू बी, इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है वो इस आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बीत जाए जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करते करते अगर मैं मर भी गया तो मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ। तो किसके वर्ड्स है ये? दिस वॉज नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला के वर्ड्स हैं। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये कौन है? नेल्सन मंडेला, जिनको के ट्राइड यानी कि जिनको के जेल कर दी गई थी फॉर ट्रेजन का मतलब देशद्रोह। इन पे देशद्रोह का आरोप लगा था एंड किसने लगाया था? बाय वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो साउथ अफ्रीका है उनमें वाइट की डोमिनेशन थी, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने राज किया, सेम वे साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स ने राज किया। ठीक है। सो उनकी गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को ट्रीजन के लिए ट्राई किया था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में, तो नेल्सन मंडेला प्लस उनके जो 7 अदर लीडर्स थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए, यानी कि उनको आजीवन कारावास जिसको कि हम बोलते हैं, यानी कि लाइफ टर्म उनको मिली थी कि उन्हें पूरी की पूरी ज़िंदगी अपनी जेल में ही बितानी पड़ेगी। ठीक है। सो ये उनको सेंटेंस मिला था, ये उनको एक जो यू कैन से एक ऑर्डर मिला था जुडिशरी से इन 1964 में। क्योंकि उन्होंने अपार्थीड रिजीम को अपोज करने का डेयर किया था। अभी अपार्थीड रिजीम क्या है? ये वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच का डिफरेंस है जो कि वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने पैदा किया था। ठीक है। अब वो चीज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। अभी के लिए अब आप सिर्फ इतना समझिए कि जो अपार्थीड है वो एक ऐसा रजीम है, वो एक ऐसा सा टाइम है जब
वाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में डिफरेंस हुआ करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करते थे। अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स अगर वो राज कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में तो प्रायोरिटी किसको मिलती थी, ठीक है। प्रायोरिटी जो है वो हमेशा वाइट्स को मिलती थी एंड सप्रेस हमेशा ब्लैक्स को किया जाता था, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, बीइंग अ लीडर उन्होंने इस रजीम को अपोज करने का डेयर किया था। तो इस वजह से 1964 को उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी, वो और उनके साथ 7 लीडर्स और थे। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबिन आइलैंड, एंड उन्होंने अगले 28 साल अपने साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही बुरी जो प्रिजन है उसमें बिताए थे, और उस प्रिजन का नाम है रॉबिन आइलैंड, ठीक है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला ने कितना जो टाइम है वो इम्प्रिजनमेंट में बिताया था, तो आपने लिखना है वहाँ पे 28 ईयर्स, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है। और उनको इम्प्रिजनमेंट कब मिली थी ये भी आप लोगों को याद रखना है, इट इज़ 1964। सो ये देखिए अपार्थीड रिजीम के अंडर जो साइन बोर्ड्स लगे होते थे वो किस तरीके के लगे होते थे। देखिए ऐसे से जो साइन बोर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो होते हैं या फिर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे लगा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेटिव्स। नेटिव्स का मतलब अफ्रीकन्स, ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका की जो हिस्ट्री है वहाँ से इसको लिया गया है। तो क्या बोला है यहाँ पे, नेटिव्स यानी कि अफ्रीकन्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, ठीक है, यानी कि वाइट जो नहीं है, वाइट के अलावा ऊपर जितने भी शेड्स हैं, ठीक है, डार्क ब्राउन, ब्राउन, लाइट ब्राउन, जितने भी शेड्स हैं, जितने भी कलर्ड लोग हैं, इफ़ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, सॉरी एज मिसिंग। अगर आप यहाँ पे रात के टाइम पे पकड़े गए तो आपको मिसिंग करार कर दिया जाएगा, यानी कि आपको मिसिंग बोल दिया जाएगा। आर्म्ड गार्ड शूट ऑन साइट, और जो आर्म्ड गार्ड्स हैं वो आपको उसी वक्त मार देंगे जैसे ही वो आपको देखेंगे, उसी टाइम पे वो आपको शूट कर देंगे, गोली चला देंगे। सैवेज डॉग्स डिवोर दी कॉर्प्स, एंड आपका जो कॉर्प्स है, यानी कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी लाश को कॉर्प्स बोलते हैं, ठीक है। सो और आपकी जो कॉर्प्स है उनको कौन शत विशत कर देगा, डेवोर लिखा हुआ है, शत विशत कर देना यानी कि चीथड़े उड़ा देना उसके, वो कौन उड़ाएंगे, सैवेज डॉग्स, यानी कि जो बहुत ही भयानक से डॉग्स है। सो यू हैव बीन वॉर्न्ड, तो आपको हमने पहले ही चेता दिया है, अब आगे जाना है या नहीं जाना है वो आपकी मर्जी है, और अगर आप आगे गए तो आपके साथ ये सब कुछ होगा। तो इस तरीके का जो भेदभाव है वो होता था। सुबह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को जाएंगे तो दिक्कत है भाई, क्योंकि ये जो प्लेट होती थी ये ब्रिटिशर्स के रेजिडेंशियल एरिया के आगे लगी होती थी। तो मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता था कि उन्हें डोमेस्टिक हेल्प चाहिए होती थी, ठीक है। तो एज अ डोमेस्टिक हेल्प, एज देयर स्लेव्स, हम वहाँ पे जाके काम करते थे, या फिर जो साउथ अफ्रीकन है वो वहाँ पे जाके काम करते थे, लेकिन इन्हीं को वहाँ पे रात में आने की इजाज़त नहीं थी, चाहे कोई भी इनको काम। So the next thing we have is a struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. सो अपार्थीड जो है ये एक सिस्टम का नाम है जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था साउथ अफ्रीका में। ये बहुत ही यूनिक चीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ ऐसी सी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं देखी थी। वाइट यूरोपियंस जो हैं उन्होंने इस सिस्टम को इम्पोज किया था साउथ अफ्रीका में। एंड 17th और 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रेड करने के लिए अफ्रीका में आए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की तरह ही साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई कर लिया विद आर्म्स एंड फोर्स।
यानी कि हथियार और अपने ज़ोर से। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम बताएंगे तो वाइट्स जो हैं वो बहुत ही कम थे इंडिया में। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। साउथ अफ्रीका में वाइट्स की जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादातर वाइट्स ही थे, मतलब पॉपुलेशन कितनी थी, 80-20। 80% जो लोग होते थे वो साउथ अफ्रीकन होते थे, 20% लोग जो हैं वो वाइट्स होते थे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो रेशो वॉज नॉट 80-20, रेशो वॉज नियर अबाउट 90-10। ठीक है। सो 90% तो इंडियंस ही होते थे एंड 10% सिर्फ वो होते थे। उसमें भी अगर आपको पता होगा तो पूरे के पूरे इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि ये वो स्टेट्स थी जो कि कभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंडर आई ही नहीं। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स भी होती थी हमारे यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सारा का सारा जो साउथ अफ्रीका है वो इन्होंने अपने अंडर ले लिया था। एंड देन उसके बाद इन्होंने लोकल्स को वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जिनकी ज़मीन पे बैठे थे उन्हीं को रूल करना स्टार्ट कर दिया। This system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of the South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were blacks. Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored, and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. So अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, सो अपार्थाइड में क्या होता था कि पीपल जो हैं उनको डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। नेटिव पीपल जो होते थे, यानी कि साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक्स होते थे, वो लोग प्लस जितने भी इंडियंस होते थे और इंडियंस के अलावा जितने भी कलर्ड पीपल होते थे, चाहे वो श्रीलंका के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, ठीक है, तो इन सभी को अलग नज़रों से देखा जाता था। एंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं, खैर वी वर माइग्रेंट्स, लेकिन इसके अलावा भी वो क्या करते थे कि जो वाइट रूलर्स हैं वो जितने भी नॉन वाइट्स हैं उनको इन्फीरियर मानते थे और नॉन वाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं देते थे। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप लोग साउथ अफ्रीका की कंट्री में बैठे हो एंड आप लोग साउथ अफ्रीका के लोगों को ही वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो, तो ये कितना इनजस्टिस है जो ब्लैक लोग हैं उन लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पैराग्राफ है, सॉरी, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। सो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।